बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वहां दो कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहला कार्यक्रम मालदा में और दूसरा नादिया के नवद्वीप में हुआ। इस दौरान नवद्वीप में नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रवाना किया और कहा कि नेहरू के जमाने में बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था, लेकिन बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा के बंगाल दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मालदा तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। लिहाजा बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर ये जताने की कोशिश की कि अब की बार बंगाल में बीजेपी दीदी की सल्तनत को उखाड़ फेंकेगी। देखिए कैसे नड्डा ने एक ही दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने की कोशिश की। नवद्वीप पहुंचने से पहले नड्डा ने मालदा के शाहपुर गांव में कृषक सुरक्षा सहभोज कार्यक्रम में किसानों के साथ खाना खाया। इसके बाद एक बड़ा रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ नजर आई, जिसे देख बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गदगद हो गए और इस मेगा शो में हाथ हिलाते हुए वहां खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, नादिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। दरअसल बीजेपी पूरे बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालेगी, जिसकी शुरुआत के लिए नवद्वीप को चुना गया है, जो 15वीं शताब्दी के संत चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। इसके बाद नड्डा परिवर्तन यात्रा वाली गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी के झंडे को लहराते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे, जिसे देख वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इससे पहले भाषण देते हुए नड्डा ने ममता दीदी पर एक के बाद एक कई बार किए। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार, यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके, इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे। हम जी चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति लाकर के ममता जी ने खड़ी की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया।
साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल की संस्कृति की रक्षा ममता के बस की बात नहीं है, इसे बीजेपी ही बचा सकती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की, आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और अगर पाकिस्तान के दो हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। यह और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं थे। यहाँ की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करते हैं, ये परिवर्तन की बात है, ये अरविंदों की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये पूज्य लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहाँ की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाते हैं वो बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। दरअसल बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लिहाजा तृणमूल कांग्रेस के गढ़ मालदा में बीजेपी सेंधमानी की जुगत में है। इसीलिए रैली, रोड शो और पूजा से लेकर सियासी लंच तक किए जा रहे हैं। वहीं अब 11 फरवरी से अमित शाह कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साफ है, बंगाल में ममता को मात देने के लिए बीजेपी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और इसलिए जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल की बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। मैं सीधा चलूंगा मनोज मनु, इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनोज, आप काफी दिनों से बंगाल में हैं और बंगाल की राजनीति क्या कह रही है उसको समझ रहे हैं। आपकी कई नेताओं से इस दौरान बातचीत भी हुई है, लेकिन जो एक रीडिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। जैसा जिस आक्रामकता के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी जानी जाती हैं, बीजेपी भी उसी आक्रामक अंदाज में अपने प्रचार को आगे बढ़ा रही है। और हर चीज के लिए चाहे वो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, या फिर ममता की मां माटी मानुष की जो बात है, हर चीज के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम लेकर अटैक कर रही है बीजेपी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लंबे समय तक शासन में होते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां आपकी होती हैं और विरोधी उन्हीं कमियों को लपकते हैं। अगर केंद्र की सरकार है, किसान आंदोलन है, तो विपक्षी पार्टियों से लपकने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल की जमीन में मां माटी मानुष की बात ममता बनर्जी ने की थी, लेकिन उसी में बहुत सारी कमियां हैं और भाजपा चुन चुन कर उन कमियों को निकाल रही है। यानी कि हिंदुस्तान के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में पहुंचने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक वो सफल भी दिखा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं वो पश्चिम बंगाल का एक ऐसा तीर्थ स्थल है, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल जिसे फुरफुरा शरीफ कहते हैं, और बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। यकीन मानिए यहां से जो संकेत जाता है वो पश्चिम बंगाल के पूरे मुस्लिमों में जाता है और यही कारण है कि हर राजनीतिक पार्टी का प्रमुख यहां आकर अपना सर झुकाता है। सबसे बड़ी बात है, और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फुरफुरा शरीफ से क्या संदेश जाता है। वो संदेश टीएमसी के लिए जाता है, वो वाम और कांग्रेस के लिए जाता है, या एक नई पार्टी के तौर पर खड़ा देता है। तो कुल मिलाकर जो 30% अल्पसंख्यकों का वोट है वो सब कुछ तय करेगा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी कर्मियां हैं, स्वाभाविक तौर पर सरकार में बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिन्हें लागू नहीं करने की बात की है। ममता बनर्जी का टकराव सीधे केंद्र सरकार से है, लेकिन किसान आंदोलन का प्रभाव मुझे यहां पर नहीं दिखाई देता है। यहां पर सीधे सीधे अब चुनावी शंखनाद हो चुका है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हर विधानसभा में वो जाएगी। लेकिन इस बीच भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के कुछ और लोगों को तोड़ा जाए जो अलग अलग इलाके के हैं, और ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि उन्हें संभाल कर रखा जाए और अपनी जमीन को बचाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से आपने फुरफुरा शरीफ का जिक्र किया, और पिछले दिनों हमने देखा भी था कि फुरफुरा शरीफ की जो नजदीकियां हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ बढ़ती हुई देखी गई थी। इधर दूसरा एक और परेशानी ममता बनर्जी के लिए ये है कि जो पार्टी के नेता हैं, लगातार बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता जो हैं, वो लगातार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। करीब 14-15 विधायक उनका साथ छोड़
छोड़कर चले गए हैं, कई बड़े नेता उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। तो इस वक्त जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाली है ममता बनर्जी के लिए, और ऊपर से बीजेपी का ये अटैक। बिल्कुल परेशान करने वाली है, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुट गई है, संसाधनों के साथ जुटी है, और तमाम उनके जो अनुशासन संगठन है वो यहां पर लग गए हैं काम पर। ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि अभिषेक बनर्जी के कार्यप्रणाली से उनके जो तमाम सिपह सालार हैं, जो वफादार लोग हैं, वो नाराज हैं और उन्हें विकल्प के तौर पर दूसरी चीजें दिखाई दे रही हैं, दूसरी पार्टी दिखाई दे रही है, इसलिए वो उस तरफ देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए परेशानी की बात है कि बीजेपी ने जिस तरीके से टीएम के नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल कराया, उससे जो पुराने बीजेपी के लोग हैं वो नाराज हो गए। उनका ये कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, इन्हें क्यों लिया जा रहा है। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई है, और जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाती तब तक फिलहाल अब कोई नियुक्ति नहीं होगी, तब तक किसी को नहीं लिया जाएगा। और अब जितनी भी भर्तियां बीजेपी करेगी उनकी पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा, ये जांचा परखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति और इस चेहरे के कारण टकराव हो जाए। लेकिन ये सच है कि केंद्र और बीजेपी शासित तमाम राज्यों का सर्टिफिकेट दिखाकर, चेहरा दिखाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रही है, सुचिता की बात कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी आएगी तो आपको राशन फ्री मिलेगा, बीजेपी आएगी तो आयुष्मान कार्ड फ्री मिलेगा, बीजेपी आएगी तो यहाँ सड़कें मिलेंगी, बीजेपी आएगी तो रोटी मिलेगी। ये बताने की कोशिश की जा रही है, हकीकत क्या है पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी जो कि गांव-गांव में है, यहां पर कैडर उनका बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ी ताकत अगर उनकी है तो वो अल्पसंख्यक वोट है, और अल्पसंख्यक वोट का संकेत इसी जगह से जाता है। हालांकि यहां से एक संकेत और गया है कि अपना अलग दल बनाने की बात की जा रही है। उधर वाम और कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रस्ताव दिल्ली 10 जनपद भिजवाया है कि क्या हम इनके साथ गठबंधन करते हैं। तस्वीर अब तक साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी की स्थिति एक है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के बल पर वो आगे बढ़ रही है। वो अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र कर रही है, और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर बंगाल को सोनार बनाना है, बंगाल को अगर आयुष्मान बनाना है, तो एक बार बीजेपी को लेके आना है। और दूसरी तरफ तमाम रणनीति पार्टी, दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगले लोकसभा, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें वाम दल की जमीन एक तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन वाम दल अब कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, और जो कैडर उसका बीजेपी में चला गया था, उस कैडर को वापस लेने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। वो नुक्कड़ समाई कर रहा है, वो गांवों में जा रहा है, इसलिए बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है बंगाल में। हाँ, इतना जरूर है कि कांटे की टक्कर है, और देश में ऐसा चुनाव शायद बहुत सालों तक किसी ने नहीं देखा होगा। बिल्कुल, और इस वक्त पूरे देश में हम देखें तो बंगाल चुनाव की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इसको बहुत हैपनिंग बनाना भी चाहती है, क्योंकि आज जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि मई की बात परिवर्तन तय है, तो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये तो चुनाव हम जीत ही जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व हो रही है इस चुनाव में, प्रधानमंत्री पहले भी आ चुके हैं, कल फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, 11 तारीख को अमित शाह वहां पर आने वाले हैं। तो टॉप लीडरशिप, बीजेपी की जो टॉप 3 नेता हैं वो लगातार आ रहे हैं, और इस तरह की भी जानकारी मिल रही है हर महीने ये लोग आएंगे। तो ये बीजेपी एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है, वहां पर जनता को एक विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, उस वक्त जब गठबंधन टीएमसी से होता था, ममता बनर्जी से होता था, तो पूरी पार्टी ममता बनर्जी के आगे झुक जाती थी, और जितनी वो सीटें देती थी पार्टी सिर्फ उतनी ही सीटें लेती थी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी ने यह तय किया कि नहीं, हम लड़ेंगे और यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। और यकीन मानिए कि अब तक बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, मतलब अगर दहाई का अंक भी पूरा नहीं करती बीजेपी, पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन आज वो एक अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। उसका कारण आप शुभेंदु को मान सकते हैं, राजीव बनर्जी को मान सकते हैं, वैशाली डालमिया को मान सकते हैं, तमाम जो टीएमसी से विधायक आ रहे हैं उनको मान सकते हैं, कार्यकर्ताओं को मान सकते हैं, लेकिन एक अंदरूनी द्वंद भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, जो कि नंदीग्राम और सिंगूर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी है। और अब शुभेंदु अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, मिदनापुर से चुनाव लड़ते हैं, नंदीग्राम की तरफ जाते हैं, तो ममता बनर्जी भी उस गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाली है। और जब वहां पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी, तो आप सोचिए कि इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जो इस चुनाव में करने जा रही है, शुभेंदु बनाम ममता करने जा रही है, और बीजेपी इससे बचना चाहती है। बीजेपी मोदी
और ममता करना चाहती है। तो कुल मिलाकर बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है और इस रोचक चुनाव में कई सारे रंग देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल, मोदी वर्सेस ममता की इस जंग में कौन जीतता है ये बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, और वहां क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशंस वहां पर बन रही हैं। क्योंकि देखिए राजनीति में कहते हैं कि सियासी गुणा भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो किसके फेवर में सियासी गुणा भाग रहेगा ये मई में जो नतीजे जब आएंगे आगे चल के, अभी तो चुनाव की डेट नहीं आई है, तब तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव इस बार वही जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वरुण इस पूरी जानकारी। इधर केरल के कोट्टायम में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। केरल में कोट्टायम के हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। सभी ने एक सुर में किसान कानूनों को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनता मर गई फाके से, रेखा बिना से बिजली पानी दे न सके तो सरकार निकलती है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट के मामले में गूगल को नोटिस भेजा है। इसके जरिए पुलिस ने गूगल से कहा है कि ये दस्तावेज किस जगह से अपलोड किए गए हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, इस बात की उन्हें जानकारी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने दृढ़ता से संविधान की सुरक्षा का दायित्व निभाया है, साथ ही सच्चाई के लिए खड़े होने की ताकत भी दी है। सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया। बीसीसीआई ने अगले 2 साल के लिए टीम इंडिया के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 2022 विश्व कप से पहले तक टीम इंडिया को अगले 15 महीनों में नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलना है। राजस्थान के जोधपुर में हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट की सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील पर अब 24 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सलमान खान के वकील ने हाजिरी माफी पेश की। राजस्थान में चूरू जिले के जैतपुरा ढाणी मौजी में बदमाशों ने गैंगवॉर में 3 युवकों और अपने एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गैंगवॉर में मारे गए लोगों में 2 बदमाशों के साथ 2 बेकसूर ग्रामीण भी मारे गए। मुंबई के पनवेल स्टेशन पर एक दिव्यांग शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर गया। इस बीच प्लेटफॉर्म पर खड़े आरपीएफ के जवान ने ट्रेन से गिर रहे शख्स को बचा लिया। कर्नाटक के देवनगेरे में पुलिस ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। 3 बैगों में 500-500 के नोट वाली गड्डियों को एक कार में रखकर ले जाया जा रहा था। तमिलनाडु से निकली हनुमान छत्र यात्रा अयोध्या पहुंची। यहां हिंदू महासभा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ हनुमानगढ़ी में बजरंग बली को विशाल छत्र सौंपा गया। ये यात्रा पिछले 10 साल से हिंदू महासभा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू के नेतृत्व में हो रही है। चेन्नई में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 555 रन बना लिए। कप्तान जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बना डाले और भारतीय गेंदबाजों को एक तरह से बेअसर कर दिया। इंग्लिश बल्लेबाजों के शॉट्स का भारतीय गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं दिखा। Bowlers fast when they get to deep, fine leg or deep third man, they have Sweden there again. Could have converted some of those half centuries into centuries. Could have been about 30 centuries. पहले दिन स्वीप ने गेंदबाजों की कमर तोड़ी। Good head though, middled it really well. दूसरे दिन अंग्रेजों ने रिवर्स स्वीप की रणनीति जोड़ी। That patch over there where the ball. क्या अश्विन, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या शहबाज नदीम, हर गेंदबाज को मार बराबर पड़ी है। कप्तान जो रूट पहले दिन से अटैक पर थे तो दूसरे दिन भी उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। यही नहीं, बेन स्टोक्स और ऑली पोप भी भारतीय गेंदबाजों के रोके नहीं। पहले दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्पिनर्स के खिलाफ 45% रन स्वीप से बनाए, तो दूसरे दिन स्वीप और रिवर्स स्वीप मिलाकर लगभग 60% रन इसी तरह से बनाए गए। ये वो कहानी है जो अंग्रेजों के लिए नई नहीं है, हर बार वो यही करते हैं।
1987 के वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ग्राहम गूच ने भारतीय स्पिनर्स को स्वीप मार मार कर टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। आज 34 साल बाद भी इंग्लिश टीम की वही रणनीति है। अब बात वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जिसके पहले ही मैच में इंग्लैंड के रिवर्स स्वीप ने गेंदबाजों की रणनीति पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। खासकर कप्तान जो रूट, जिन्होंने अपने करियर का 5वां दोहरा शतक बनाया, जो कोहली की कप्तानी में किसी भी विदेशी बल्लेबाज का भारत में पहला दोहरा शतक है। यही नहीं, 100वें टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी जो रूट ने अपने नाम कर लिया है। हिंदुस्तानी पिचों पर बहुत कम लोग आपको इस तरह से गेंदबाजों की पिटाई करते नजर आएंगे। खासकर जिस तरह से स्वीप और रिवर्स स्वीप दिखाई दिए, उसने खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। पहले दिन के खेल के बाद कोहली की टीम को सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किसानों ने जो चक्का जाम बुलाया था उसका कहां कितना असर देखा गया और रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है।